नमस्कार, मैं कपिल कुमार और आप देख रहे हैं अमरउजाला.com। लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व की वो घड़ी आ चुकी है जिसका अभी तक इंतजार था। देश की 102 लोकसभा सीटों पर कल मतदान होने जा रहा है, जिसमें यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर भी वोटिंग होगी। इन सभी 8 लोकसभा सीटों पर बड़ा रोमांचक मुकाबला होने जा रहा है। हमारे साथ हमारे मुख्य संवाददाता यासिर रजा जी और हमारे सिटी इंचार्ज अरीस रिजवी जी हमारे साथ हैं। इन 8 सीटों को लेकर अभी हम पूरी चर्चा करेंगे। किस सीट पे किस तरह के कौन कौन प्रत्याशी मैदान में हैं और कितना बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। सबसे पहले मैं अपने मुख्य संवाददाता यासिर रजा जी से बात करूंगा। देखिए कपिल जी, ये जो पहला चरण है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहा जाता है कि जो पश्चिम की हवा चलती है वही पूरब में भी फैलती है। अब इस चरण में जो चुनाव है इसमें सहारनपुर है, कैराना है, मुजफ्फरनगर है, बिजनौर है, नगीना है, मुरादाबाद है, रामपुर है, पीलीभीत है। पिछले चुनाव की बात करें तो इसमें 5 सीटें सपा बसपा गठबंधन के पास थी, जो दोनों मिलकर लड़े थे, और 3 सीट भाजपा के पास थी। इस बार गठबंधन की तस्वीर अलग है। इस बार राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा का गठबंधन है, जिसमें से बिजनौर की सीट राष्ट्रीय लोकदल लड़ रही है, बाकी जो 7 सीटें हैं उसमें भाजपा लड़ रही है। इसी तरह जो इंडिया गठबंधन है उसमें एक सीट कांग्रेस के पास है, सहारनपुर में कांग्रेस के प्रत्याशी इमरान मसूद लड़ रहे हैं, और बाकी 7 सीटों पे समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। अब बात करते हैं उन सीटों की जो सबसे हॉट सीट मानी जाएगी, या जो जहाँ से वीवीआईपी लोग खड़े हुए हैं। सबसे पहले पीलीभीत की बात करते हैं। पीलीभीत में प्रदेश सरकार के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद चुनाव लड़ रहे हैं। उनको टिकट दिया गया है वरुण गांधी का टिकट काट के। काफ़ी विरोध हुआ था वरुण गांधी का टिकट कटने के बाद पीलीभीत में भी। उनके सामने समाजवादी पार्टी ने भगवत शरण गंगवार को उतारा है। इसके अलावा बसपा ने अनीस अहमद फूल बाबू को उतारा है। अनीस अहमद फूल बाबू इससे पहले भी सांसद रह चुके हैं, काफ़ी जाना पहचाना चेहरा है। कुल मिला के ये कह सकते हैं पीलीभीत के चुनाव की बात करें तो काफ़ी रोचक मुकाबला होगा। जो एक तरफा जीत भाजपा की होती रही है वैसी होगी या नहीं होगी ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा, लेकिन मुकाबला रोचक होगा, इसकी पूरी उम्मीद की जा रही है। सर, मैं आपको हल्का सा रोकूंगा यहाँ पे। अगर हम कैराना की बात करें, कैराना भी अपने आप में यूपी की एक हॉट सीट है, तो कैराना पे आपका नजरिया कैसा है? देखिए, कैराना में इस बार मुनव्वर हसन की बेटी हैं, और मुनव्वर हसन सांसद रह चुके हैं वहाँ से। उनकी बेटी हैं इकरा हसन, जो लंदन से पढ़ाई करके लौटी हैं, लॉ में ग्रेजुएट किया हुआ है। 2 साल से मेहनत कर रही हैं, वो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं। उनके सामने प्रदीप चौधरी हैं जो भाजपा से हैं, और इससे पहले वो सांसद थे। 2014 की बात करें तो 2014 में हुकुम सिंह ने इस सीट को जीता था, बड़े मार्जिन से 2,36,000 वोटों से जीता था हुकुम सिंह ने। लेकिन उनका निधन हो गया 2018 में। फिर तबस्सुम हसन और समाजवादी पार्टी, रालोद, बसपा सब मिल के चुनाव लड़े, और उस सीट को तबस्सुम हसन ने जीत लिया था रालोद के प्रत्याशी के रूप में। 2019 में दोबारा चुनाव हुआ तो प्रदीप चौधरी, जो भाजपा ने जिनको उतारा था, प्रदीप चौधरी ने 94,000 वोटों से जीत हासिल की थी। इस बार बसपा ने श्रीपाल राणा को उतारा है अपने प्रत्याशी के रूप में। थोड़ा सा मैं कहूँगा कि यहाँ पर ठाकुर वोट जो है, जो थोड़ा सा महापंचायतें हुई हैं और तमाम वजहों से नाराज़गी रही है, तो हो सकता है उसका बिखराव का फ़ायदा बसपा को मिल सकता है। सर, पश्चिम यूपी में संजीव बालियान एक बड़ा चेहरा है। संजीव बालियान का लगातार सर हमने देखा, पिछले दिनों काफी विरोध भी हुआ, तो आप मुजफ्फरनगर सीट को कैसे देखते हैं? कपिल जी, मुजफ्फरनगर सीट जो है इस पे भाजपा से संजीव बालियान है, और सपा से जो है हरिंदर मलिक है, और बसपा से दारा सिंह प्रजापति है। संजीव बालियान का जो है विरोध हो रहा है, ये सही बात है। ठाकुर बहुल क्षेत्रों में पंचायतें भी हुई हैं, और योगी जी भी वहाँ आए हैं। आज भी सिसोली में आए, ये भी ठाकुर बहुल है, और अभी भी पंचायतें चल रही हैं। मैं अभी आपको ताज़ा घटनाक्रम बता दूं कि अभी भी वहाँ पंचायतें चल रही हैं। कल वहाँ वोटिंग होना है कि किसको वोट दें, कैसे वोट दें, ठाकुरों की नाराज़गी कितनी है, और इस चुनाव में खासकर मुजफ्फरनगर सीट पे ये तय करेगा कि ठाकुर जो नाराज़ हैं वो उनका वोट किधर जाता है। मतलब वो नाराज़गी में रहते हैं या नाराज़गी में एंड टाइम पे नहीं रहते हैं, किसको वोट देते हैं। ये बड़ा रोचक होने जा रहा है।
और इसी पे सबकी निगाहें लगी हुई हैं कि ठाकुर जो उनकी पंचायतें हैं, जो उनकी नाराजगी है, वो मतदान में भी नजर आएगी या नहीं नजर आएगी, या वो होगा। और पंचायती भी अभी इसी को लेके चल रही हैं कि सुबह को 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी और ये वोटिंग जो है शाम 6 बजे तक चलेगी। और इसका अगर हम देखें तो खेड़ा में जैसे बड़ी पंचायत हुई, बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी पंचायत थी, वो बहुत बड़ी पंचायत बहुत थी। बड़ी पंचायत लेकिन थी। उसके नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि एक पंचायत और होती है, उस पंचायत में इनका समर्थन का थोड़ा सा ये हाँ, ऐसा भी मुझे लगता है कि उस पंचायत में इतनी ज्यादा संख्या नहीं थी। खेड़ा की पंचायत में ज्यादा संख्या थी, ये बात बिल्कुल सही है। और उसके बाद फिर पंचायत हुई, जो खेड़ा की पंचायत थी उसमें पूरी तरह से कहा गया था कि हम भाजपा का बहिष्कार कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो पंचायत हुई उसमें ये कहा गया कि नहीं, हम भाजपा के समर्थन में हैं। तो दोनों तरह की बातें चल रही हैं। कुछ ठाकुर बहुल क्षेत्रों में ये बात है कि नहीं, हमें जो है प्रत्याशी से उतनी नाराजगी है, लेकिन हम मोदी जी को वोट कर रहे हैं, मतलब योगी जी और मोदी जी को वोट कर रहे हैं। और कुछ जगह ऐसा है कि वो मतलब कि नहीं, प्रत्याशी तो यही है, हम इनका बहिष्कार करेंगे। जी, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। नाराजगी है, हो सकता है कि कल मोदी के नाम पे, मोदी जी के नाम पे वोट करें, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि वो नाराजगी बनी रहे और वोट ना करें, वो विपक्ष में जाके वोट करें। ये भी बात चल रही है। जो अभी तक वहां से सरदना क्षेत्र जो खास है, जहाँ खेड़ा में बड़ी पंचायत हुई थी, वहां से ये सूचना आ रही है कि जो ठाकुर बहुल क्षेत्र है वो वोटिंग थोड़ा लेट करेंगे। मतलब वो सीन देखेंगे कि किसको वोट करना है, कैसे वोट करना है, तो वो थोड़ा सा लेट शायद वोट डालने जाए, ऐसी भी चर्चाएं हैं। और अभी वहाँ पंचायतें चल रही मैं हैं। एक जी, सवाल और करना चाहूंगा, ये जो ठाकुर की पंचायत यहाँ हुई है, इस पंचायत का हमारी जो सीटें हैं, ये 5 सीटें हैं हमारे यहाँ पे, इन 5 सीटों में किन किन सीटों पे प्रभाव पड़ सकता है? इन पे सारी सीटों पे, जैसे खास तौर से सहारनपुर की सीट पे प्रभाव पड़ेगा। जी, सहारनपुर के साथी से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि वहां भी यही पैटर्न है जो यहाँ पे है, और वहां भी काफी ठाकुर है। और वे ये बात कह रहे हैं कि हमने बहिष्कार किया हुआ है, और लेकिन सुबह को लेट वोटिंग वो करेंगे और उसके बाद तय करेंगे। हालांकि चर्चा ज्यादा बहिष्कार की बात हो रही है, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि ये बहिष्कार प्रत्याशी तक रहे और पूरी तरह से ना रहे, भाजपा का बहिष्कार ना हो, लोग भाजपा को ही वोट करें। तो दोनों तरफ से जबरदस्त बातें चल रही हैं। अब ये मतदान के बाद ही पता चलेगा कि वोट किधर जाएगा। हमारे यहाँ बिजनौर एक बड़ा जिला है जिसमें 2 लोकसभा सीटें आती हैं, एक नगीना है, एक बिजनौर लोकसभा सीटें हैं। सर, थोड़ा सा इन 2 सीटों पे आपसे जानना चाहूंगा कि इन 2 सीटों का थोड़ा सा आप बताइए। देखिए, बिजनौर की बात करें तो बिजनौर में समाजवादी पार्टी ने पहले यशवीर सिंह को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन बाद में उन्होंने दीपक सैनी को प्रत्याशी के रूप में उतारा, यशवीर का टिकट काट दिया। यशवीर पहले सांसद भी रह चुके हैं और दीपक के फादर भी इससे पहले सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं। और जो भाजपा के पास ये सीट रालोद के पास है, रालोद ने चंदन चौहान को टिकट दिया है। चंदन चौहान मीरापुर से विधायक हैं अभी। कुल मिला के यहाँ पे मुकाबला दिलचस्प होने जा रहा है। बसपा ने विजेंद्र सिंह को उतारा है मैदान में। विजेंद्र सिंह बड़ा नाम इसलिए है क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा कहा यह जाता है कि उनके पास है। बाइक बोर्ड घोटाले में उनका नाम आया था, बाद में वो सरकारी गवाह बन गए थे। तो कुल मिला के वहाँ का चुनाव त्रिकोणीय है। मुस्लिम वोटों का रुझान तय करेगा कि वहाँ पे किसको एज है और कौन इस सीट को निकाल सकता है। जहाँ तक नगीना की बात है, नगीना की बात में मैं एक चीज़ जोड़ूंगा कि आपको देखना होगा चंद्रशेखर किस तरह से चुनाव लड़ते हैं। अभी तक ये कहा जा रहा था कि दलित वर्ग का एक बड़ा बंच वोटों का ये जा रहा है चंद्रशेखर की तरफ, लेकिन टाइम टू टाइम हर घंटे सिनेरियो चेंज हो रहा है, जैसा कि वहाँ के लोग बता रहे हैं। देखिए, जहाँ तक नगीना की बात है तो नगीना में टोटल 6 प्रत्याशी मैदान में हैं। ये आज़ाद समाज पार्टी से ये चंद्रशेखर हैं मैदान में। चंद्रशेखर पहला चुनाव नगीना में लड़ रहे हैं और उनको काफ़ी सिंपैथी वोट मिल रहा है, उनके तरफ काफ़ी रुझान दिखाई दे रहा है। ये वोट में कितना तब्दील होता है ये कल पता चलेगा। इसके अलावा भाजपा ने यहाँ से ओम कुमार को उतारा है, सपा ने मनोज कुमार को उतारा है और बसपा की तरफ से सुरेंद्र पाल सिंह हैं। कुल मिला के ये चुनाव चतुष्कोणीय कहा जाएगा, क्योंकि मायावती ने भी इस सीट पर रैली की है, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने भी रैली की है, मुख्यमंत्री भी वहाँ बिजनौर में जाके रैली कर चुके हैं। कुल मिला के इस सीट पे मुकाबला चतुष्कोणीय है।
और देखना दिलचस्प होगा कि चंद्रशेखर कितना डैमेज करते हैं किस प्रत्याशी को। इसमें थोड़ा सा रोचक सर ये भी होगा कि बसपा की तरफ से जो एक नया चेहरा सभा में देखने को मिला है वो आकाश आनंद का। तो आकाश आनंद का कितना प्रभाव पड़ेगा इस सीट पर? जी बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा। देखिए, आकाश आनंद को अभी अभी कुछ ही दिन पहले मायावती ने लॉन्च किया है। जी। आकाश आनंद मायावती के भतीजे हैं और उनको अपना उत्तराधिकारी बताया है मायावती ने। यूपी में उनका पहला भाषण था जिसको काफ़ी लोगों ने सराहा भी है और काफ़ी लोगों ने उसकी मजम्मत भी की है, क्योंकि उसमें कुछ जो लैंग्वेज थी उसमें कई बार प्रत्याशियों के लिए गलत थोड़ा सा डाउन रही है, तो इसको लेकर मजम्मत भी की गई है। ओवरऑल आकाश का भी असर रहेगा यहाँ पे। आकाश भी पूरी जान लगाए हुए हैं। कम से कम नगीना सीट पे जो बसपा की बिल्कुल पुश्तैनी सीट रही है कह लीजिए, कई पुश्तैनी तो नहीं कहेंगे, परंपरागत सीट रही है। इस काफ़ी चुनाव अगर 2000 का चुनाव छोड़ दें तो इससे पहले भी बसपा जीतती रही है, उसके बाद भी बसपा के प्रत्याशी अभी जो मौजूदा सांसद थे गिरीश चंद वो जीते थे। इस बार गिरीश की सीट बदल दी गई है, गिरीश को बुलंदशहर से लड़ाया जा रहा है और बसपा ने यहाँ पे सुरेंद्र पाल सिंह को उतारा है। सर अभी सहारनपुर की अगर बात करें तो सहारनपुर में कल ही कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने रोड शो किया है। उस रोड शो में काफी लोगों का जो उत्साह था वो हमें देखने को मिला। तो सर आप कैसे देखते हैं सहारनपुर को? देखिए, ये इकलौती सीट है जिसमें थोड़ा सा ध्रुवीकरण देखा जा सकता है। इसकी वजह है कल प्रियंका गांधी का रोड शो हुआ था, उससे एक दिन पहले योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उनका रोड शो हुआ था। योगी आदित्यनाथ ने जो रोड शो किया वो हिंदू बाहुल्य इलाकों में किया और कल जो प्रियंका गांधी ने किया वो मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में किया है। इमरान मसूद इससे पहले भी 2 चुनाव लड़ चुके हैं, दोनों चुनाव में इनको हार मिली थी। पिछले चुनाव में क्योंकि सपा और बसपा का गठबंधन था, फजलुर रहमान ने इस सीट पे जीत हासिल की थी। राघव लखन पाल पिछला चुनाव हार गए थे, 2014 में इन्होंने लंबे मार्जिन से जीत हासिल की थी। इस बार भी माना यह जा रहा है कि अगर मुस्लिमों ने सीधी वोटिंग की और कहीं इधर उधर के वो नहीं रहा तो मुकाबला इमरान मसूद और राघव लखन पाल में होगा। बसपा को कैसे देखते हैं सर आप इस सीट पे? थोड़ा सा बस मैं एक तो हल्का सा लूँ इस पे। जी, बसपा ने अपना प्रत्याशी चेंज किया है, मौजूदा सांसद का टिकट काटा है, माजिद अली को टिकट दिया है। माजिद अली को अगर दलित वोट करते हैं जो बसपा का कोर वोट बैंक है और मुस्लिम वोट करते हैं तो निश्चित रूप से लड़ाई बहुत दिलचस्प होने जा रही है, त्रिकोणीय मुकाबला भी हो सकता है। सहारनपुर सीट के लिए एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, जी बहुत दिलचस्प पहलू है। यहाँ पे टोटल 10 प्रत्याशी मैदान में हैं, 10 में से 80% मुस्लिम प्रत्याशी हैं। जी। कांग्रेस ने इमरान मसूद को टिकट दिया है, बसपा ने माजिद को टिकट दिया है, इसके अलावा 6 और कैंडिडेट हैं जो मुस्लिम हैं। वहीं नॉन मुस्लिम की बात करें तो एक राघव लखन पाल के अलावा सिर्फ एक राजकुमार हैं जो निर्दल प्रत्याशी के रूप में मैदान में है। जी। इसी तरह मुजफ्फरनगर में बहुत चौंकाने वाली चीज़ सामने आई विश्लेषण के दौरान। यहाँ पिछले 2 चुनावों में एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया गया है, जबकि यहाँ से इस सीट मुजफ्फरनगर से सईदुज्जमा सांसद रह चुके हैं, मुनव्वर हसन सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा मुफ्ती मोहम्मद सईद बड़ा नाम हुआ करता था, वो भी यहाँ से सांसद रह चुके हैं। कुल मिला के ये एक मुस्लिमों का एक प्रभाव रहा है इस सीट पर, लेकिन एक भी प्रत्याशी ना होना, 11 प्रत्याशी हैं टोटल मैदान में, एक भी प्रत्याशी ना होना ये थोड़ा आश्चर्य की बात है। सर अब मैं बात करूंगा बाकी सीटों की। रामपुर हुई, पीलीभीत हुई, मुरादाबाद, इन 3 सीटों पे भी सर थोड़ा सा आप विस्तार से हमें बताइए इन सीटों का। देखिए, मुरादाबाद में भी समाजवादी पार्टी के जो मौजूदा सांसद थे एस.टी. हसन, उनका टिकट कट गया है। उनकी जगह पे रुचि वीरा को टिकट दिया गया है और भाजपा की तरफ से कुंवर सर्वेश कुमार ये प्रत्याशी हैं। कुंवर सर्वेश इससे पहले सांसद रह चुके हैं 2014 में और बसपा ने यहाँ से मोहम्मद इरफान को उतारा है और यहाँ पे थोड़ा सा मुस्लिम वोट एक बार फिर यहाँ पे निर्णायक होगा। अगर वो बसपा की तरफ जाता है तो निश्चित रूप से बसपा का को एज मिल सकती है और वोटों का बंटवारा होता है, निश्चित रूप से फिर भाजपा की जीत होगी यहाँ। और जहाँ तक रामपुर की बात है
तो ये हाल के दिनों का ये पहला चुनाव है जब आजम खान इस चुनाव में नज़र नहीं आ रहे हैं। जी क्यों? क्योंकि वो जेल में है। जी अब बगैर आजम खान के चुनाव हो रहा है। इसमें समाजवादी पार्टी ने मोहिबुल्ला को, ये दिल्ली में पार्लियामेंट की एक मस्जिद है, वहाँ के इमाम हैं, जी उनको अपना प्रत्याशी बनाया है। और दूसरी तरफ बसपा ने जीशान को प्रत्याशी बनाया है। भाजपा की तरफ से जो 2022 में उपचुनाव हुआ था उसमें घनश्याम लोधी ने जीत हासिल की थी, उन्हीं को दोबारा रिपीट किया है। यहाँ टोटल 6 प्रत्याशी हैं। इन 6 में 4 मुस्लिम हैं, 2 नॉन मुस्लिम हैं। ठीक है, कुल मिला के यहाँ भी लड़ाई दिलचस्प है, क्योंकि आजम खान की नाराज़गी कितनी हद तक समाजवादी पार्टी के खिलाफ जाती है, जी या वहाँ का वोटर जो कांग्रेसी वोटर रहे हैं, नूरबानो के का घराना रहा है, वो किसका सपोर्ट करता है, ये बहुत हद तक जो है निर्णायक रहेगा इस चुनाव में। और माना जा रहा है कि चुनाव रामपुर में भी काफ़ी रोचक होगा। तो ये था हमारी यूपी की 8 सीटों का पूरा विस्तार से सर ने आपको बताया कि किस सीट पे कौन मुकाबले में है और कौन कहाँ से चुनाव लड़ रहा है। इसी तरह से अब हम 26 तारीख को जो सेकंड फेज में चुनाव होने वाला है उस पे भी हम आपको विस्तार से इसी तरह से पश्चिमी यूपी की सीटों पर चर्चा करेंगे और आपको आपके बीच लेकर आएंगे कि कौन सी सीट पर किस किस के बीच कड़ा मुकाबला है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।